Hello and welcome once again in another session of statistics. देखिए अभी तक स्टैटिस्टिक्स में हमने जो भी कवर किया है, हमने अपनी एक पहली स्टेज कवर की है जो हमने सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स होता है, सांख्यिकी होता है, वो एक स्टेजेस में मूव करता है, पर्टिकुलर स्टेजेस में मूव करता है। सबसे पहली स्टेज क्या थी? कलेक्शन ऑफ डेटा वाली। जो कलेक्शन ऑफ डेटा वाली हम कवर कर चुके हैं, उसमें हमने क्या समझा कि हमें हमारी स्टडी के लिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो चाहे वो सेकेंडरी डेटा हो। अगर प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना हो तो हम कुछ हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्वेश्चनायर्स हैं, जैसे स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। और वो भी कलेक्ट करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें सेकेंडरी डेटा की जरूरत है तो वो भी हम सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू इकट्ठा कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ आवर रिसर्च। अब देखो, क्या कलेक्ट किए हुए डेटा को हम एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मान लो आपने कोई प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया, आपने क्वेश्चनायर्स की फॉर्म में डेटा इकट्ठा किया, सपोज करो सिर्फ 100 ही लोगों से आपने डेटा इकट्ठा किया है, तो क्या आपको अपनी रिसर्च का रिजल्ट अगर निकालना होगा तो आप हर बार वो 100 के 100 क्वेश्चनायर्स को गो थ्रू होना पड़ेगा? तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हर बार जब हमने कोई भी रिजल्ट निकालना है तो हमें बार बार अपने क्वेश्चनायर्स के पेजेस को पलट कर देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन का या हमारे रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी आंसर दे सकेंगे? तो इसलिए ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। तो इन सब प्रोसेसेस से बचने के लिए सॉल्यूशन क्या है कि क्यों ना हम हमारी कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को एक मोर मीनिंगफुल, एक मोर प्रेजेंटेबल आइटम बना दें, ताकि हमें हमारी जो रिसर्च करनी है उससे हम मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाल सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा यानी कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण सेकंड स्टेज है स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें फर्स्ट स्टेज पर कलेक्ट किए हुए डेटा को और ज्यादा मीनिंगफुल बना दिया जाता है। देखो, इतना बेसिक मीनिंग तो हमें अब स्टैटिस्टिक्स का पता ही है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने हमारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अरेंज करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या है? इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ डेटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस में बी पॉसिबल। तो मतलब इस तरीके से अपने आंकड़ों को और ज्यादा मीनिंगफुल कन्वर्ट कर देना, एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना या अरेंज कर देना, ताकि हम और ज्यादा कंपैरिजंस कर सकें, ताकि हम और ज्यादा फर्दर डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड स्टडी कर सकें। तो आंकड़ों के व्यवस्थीकरण से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं से है जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले किया क्या जाता है। मतलब अगर हम इसमें वो मेन काम ढूंढे कि इसमें मेनली किया क्या जाएगा, तो इसमें बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कुछ और नहीं है, बेसिकली ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है। मतलब आंकड़ों का वर्गीकरण है। अलग अलग वर्गों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग क्लासेस में जब हम हमारे डेटा को डिवाइड करेंगे तो हम उसे बोलेंगे कि दिस इज दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मान लो स्कूल के बच्चों से रिलेटेड ही डेटा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ स्कूल। अगर सिर्फ यहां तक ही हमारा डेटा सीमित हो तो ये लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन है। वहीं अगर इसे आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाए कि स्कूल में गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं, तो क्या कंपैरिजन हो सकता है कि लिटरेसी रेट फीमेल्स के केसेस में ज्यादा है या मेल के केस में ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं मेल फीमेल को भी आगे फर्दर फिर से डिवाइड कर दूं कि इतने बच्चे तो स्कूल में रूरल एरियाज के आ रहे हैं और इतने बच्चे जो हैं वो अर्बन एरियाज के आ रहे हैं, तो फिर से और डिवीजन क्या पॉसिबल हो जाएगी? देखो, एक तो मेल फीमेल के बेसिस पर, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स के बेसिस पर डिवीजन कर हमने कंपैरिजन कर लिया,
ठीक है, कि लिटरेसी रेट बॉयज के केस में ज्यादा है या गर्ल्स के केस में ज्यादा है। प्लस साइड बाय साइड हम ये भी चेक कर सकते हैं, फर्दर ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि रूरल लेवल पर जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसलिए ये दोनों चीजें इम्प्रूव हो गई ना, कि डेटा की कंपैरिजन भी फैसिलिटेट हो जाती है और फर्दर एनालिसिस भी पॉसिबल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की कंसेप्ट्स को हम लोग आंकड़ों का व्यवस्थीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कह लो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है, मैं वैसे मीनिंग आपको बता चुकी हूं। इट इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स। देखो सारी गर्ल्स एक क्लास में कवर कर ली, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर हिस्से में, एक पर्टिकुलर डिवीजन में कवर कर ली। बिल्कुल इसी तरीके से सारे बॉयज जो हैं वो एक अलग डिवीजन में कवर कर लिए। फिर उसके बाद फर्दर गर्ल्स को आगे फर्दर और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ये इतनी रूरल एरियाज वाली हैं, इतनी अर्बन एरियाज वाली हैं, मतलब इतनी ग्रामीण इलाकों वाली हैं और इतनी जो वो शहरी हैं। तो इसलिए ये आगे फर्दर जब हम डिफरेंट क्लासेस में, जब हम अलग अलग वर्गों में, विभिन्न वर्गों में हमारे आंकड़े को विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहा जाएगा। ठीक है, अब क्यों वर्गीकरण किया जाना चाहिए या क्यों डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए? देखो वैसे तो और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने मेनली ये 4 पॉइंट्स ही कवर किए हैं, क्योंकि अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो हमारा डेटा है वो सिंपल हो जाएगा। देखो मैंने अभी अभी जब ये टॉपिक आज का शुरू किया है, आज की वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि अगर आप 100 लोगों से डेटा इकट्ठा कर रहे हो तो क्या आप हर बार वो 100 के 100 क्वेश्चन आयर्स के पेजेस पलटोगे? तो वो कितना कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा ना। लेकिन अगर वही अपनी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आगे वर्गीकृत कर दूं, मतलब आगे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दूं, देखो ग्रुपिंग में होगा क्या, इसी चैप्टर में हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम हमारे डेटा को वेरियस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीरीज कौन सी हैं? जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में वो मीन, मीडियन, मोड के कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं, उसमें आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज आती थी, क्लास इंटरवल्स की आती थी, और मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूं मीन, मीडियन एंड मोड, जो ऑलरेडी आपके पास प्लेलिस्ट की फॉर्म में चैनल पर अवेलेबल भी हैं। इसमें हमने 3 तरह की सीरीज करी थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हम अपने डेटा को, अब यहां पर हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगर हम हमारे डेटा को क्वेश्चनायर में अलग अलग सर्च करने की बजाय अगर उसे टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें या उसे सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, टेली बार बनाकर रिप्रेजेंट कर दें, तो देखो हमारा डेटा कितना सरल हो जाएगा और कितना ब्रीफ हो जाएगा। ठीक है, तो सर्च करना आसान, देखना, कंपेयर करना सब आसान हो जाएगा। तो यही इसके पॉइंट्स हैं, यही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कंपैरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तुलना करने के लायक। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दी, गर्ल्स और बॉयज की तुलना की जा सकती है, या रूरल लेवल में, रूरल एरिया में एजुकेशनल लेवल और अर्बन एरिया में एजुकेशनल लेवल की कंपैरिजन हो सकती है। फिर बिल्कुल इसी तरीके से देखो यूजेबिलिटी, अकेले क्वेश्चनायर की फॉर्म में पड़ा हुआ डेटा रॉ डेटा था, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो यूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो आंकड़े एकत्रित हमने किए हैं उनकी यूटिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उनकी और उपयोगिता, उपयोग में आने के लायक बन जाते हैं, वो ज्यादा और मीनिंगफुल हो जाते हैं। तो रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा वो होता है जो एक इंफॉर्मेशन में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, जिस पर अभी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तब वो और प्रयोग में आने के लायक बन जाएगा, यूज में आने के लायक बन जाएगा, मीनिंगफुल हमें रिजल्ट्स देगा। तो इसलिए उस वक्त हम बोलेंगे कि वो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो जो हमारा आज का टॉपिक ये क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, वो क्या कर रहा है, वो डेटा की यूटिलिटी को बढ़ा रहा है। तो इसलिए ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव हमारी जो रिसर्च है, जो हमारा स्टडी होगी, जो भी हमारा एरिया अंडर स्टडी हमने कंसीडर कर रिसर्च किया है,
उस रिसर्च के मद्देनजर हमने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं, जब हम उन्हें एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे तो वो डेटा उसके लिए आकर्षक बन जाएंगे, अट्रैक्टिव बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखने पर ही उसे पता चल जाएगा कि वो आंकड़े उसे क्या कहना चाहते हैं, और ज्यादा प्रभावशाली बनेगी आपकी रिसर्च, ज्यादा इफेक्टिव बनेगी, मतलब छाप लोगों के दिमाग में ज्यादा छोड़ेगी आपकी रिसर्च। अगर जैसे आप कई बार देखते हो कि पिक्चर की फॉर्म में, एक पाई चार्ट की फॉर्म में या बार ग्राफ की फॉर्म में अगर आपको डेटा प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कोविड-19 के केस ही अगर आप लगा लो, अगर आप डायग्राम की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में जिसमें कुछ इस तरह से कर अगर आपको रिप्रेजेंट किया हुआ हो, तो आपको ये देखने पर पता चल जाता है ना कि ये अपवर्ड का पैटर्न है, कि केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। आपको इन डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट एट अ ग्लैंस आपको पता चल गया। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वैसे तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आएगा, अभी हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं जिसमें हम सीरीज की फॉर्म में कि आज डे 1 है तो इतने केसेस हैं, आज डे 2 है तो इतने केसेस हैं, तो अगर हम इस तरीके से एक टेबल की फॉर्म में भी अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डेटा को देखेंगे तो हमारा डेटा ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया ना, हमारा डेटा ज्यादा इफेक्टिव बन गया। लोगों को देखने में भी पता चल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन हमें क्या कहना चाहती है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक का जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का दिया वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि एक और छोटा सा कंसेप्ट हमें इस चैप्टर में क्या है। देखिए, आज का एक और टॉपिक जिसे मैंने आज कवर किया है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण के आधार कौन कौन से होते हैं, किन किन आधारों पर, किन बेसिस पर हम डिवीजन कर सकते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हमारे डेटा की। बहुत ही आसान है। सबसे पहला है ज्योग्राफिकल बेसिस के आधार पर, यानी कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या भौगोलिक वर्गीकरण। ज्योग्राफिकल को स्पेशियल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। मैं आपको सीधा इसे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बताना चाहूंगी कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। देखिए, ये होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर जब हम डिवीजन कर देते हैं तो उसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। देखो, यहां पर आपको एक छोटा सा टेबल प्रेजेंट किया गया है जिसपे नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसिकल इन 2011 अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस आपको प्रेजेंट किया गया है। स्थान, ये ही है मेन कंसेप्ट कि जब स्थान के आधार पर, एरिया के बेसिस पर डिवीजन किया जाता है डेटा का, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तीनों अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज है ना, और इनमें नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आपको यहाँ पर बता रखी हैं, नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पर बता रखी हैं। तो देखो, यहाँ पर सिर्फ इतना देखने से ही हमें पता चल रहा है ना कि पंजाब में ज्यादा है, हरियाणा में सबसे कम है, और उत्तर प्रदेश में दोनों के इन बिटवीन है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जब डेटा को क्लासिफाई किया जाता होता है, तो हम बोलते हैं कि ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल, यानी कि समय के अनुसार, समय अनुसार। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की बात कई बार की जाती होती है ना कि फर्स्ट डे 1, डे 2, डे 3, तो मतलब जिसमें समय, या तो डेज या ईयर्स, जिसमें समय के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाए, टाइम बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाए, इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं इसकी भी एक छोटी सी एग्जाम्पल। जैसे देखो, एक ये तालिका है, मतलब ये एक टेबल है, इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें आपको एक फर्म की सेल्स रिप्रेजेंट की हैं 2009 से लेकर 11 तक के बीच की सेल्स। ठीक है, अब देखो वर्ष, ये ईयर, ईयर क्या है, ईयर क्या है, एक टाइम पीरियड है ना। तो 2009 में 80 लाख थी, 2010 में 90 लाख, फिर उसके बाद 2011 में 95 लाख। अब देखो, ईयरली बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हम कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं ना कि सेल्स जो हैं वो इंक्रीज
हो रही हैं, पर्टिकुलर किस ईयर में कितनी सेल थी वो भी हमें पता चल रहा है। तो जब हम समय के आधार पर, जब हम टाइम के बेसिस पर हमारे डेटा की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम समय के अनुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब फिर से देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक क्लासिफिकेशन। देखो पहले तो इसका मतलब समझो, फिर समझेंगे सिंपल और मैनीफोल्ड का क्या मतलब है। देखो कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटाज होते हैं जिन्हें हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के गुणात्मक तत्वों को भी अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हम उसे उस क्लासिफिकेशन को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखो हमने इनके बारे में आगे फर्दर नंबर ऑफ पर्सन्स की फॉर्म में स्टडी करना है, तो इसलिए इस क्वालिटेटिव डेटा को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में। तो वो कौन कौन सा क्वालिटेटिव फैक्ट है, जैसे मान लो रिलीजन, धर्म, जैसे मान लो ऑक्यूपेशन, जैसे मान लो आईक्यू लेवल। अब देखो आईक्यू लेवल को या ऑक्यूपेशन को ही जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं मैनेजर के लिए 1 नंबर यूज करूंगी, मैं जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए मैं 2 नंबर यूज करूंगी। इस तरह का कोई भी लॉजिक नहीं है ना हमारे पास। तो इस तरह के गुणात्मक तत्वों को भी जब रिप्रेजेंट किया जाता है, जब क्लासिफिकेशन गुणात्मक तत्वों के आधार पर किया जाता हो, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो फर्दर ध्यान से कि ये आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो है सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जो सिंपल है, जो साधारण है, उसमें है कि जब हम सिर्फ एक ही फैक्टर के बेसिस पर डिवीजन कर रहे हों तो हम उसे सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब जब एक ही विशेष गुण के आधार पर डिवीजन हो तो उसे हम सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे गुणों के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हों तो उसे मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे फैक्ट्री के लोगों का, फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स का या एम्प्लॉइज का आईक्यू लेवल क्या है, अगर हम इससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं तो देखो नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं, जो लेबरर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, वो तो न्यूमेरिकल फॉर्म्स में इकट्ठा होगा ना हमारा डेटा। आईक्यू लेवल के आधार पर हम डिवीजन कर रहे हैं तो वो क्लासिफिकेशन हमारी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के आधार पर हुआ डिवीजन माना जाएगा। ठीक है, अब अगर तो सिर्फ सिंपल एक ही विशेष गुण के आधार पर हो तो हम उसे सिंपल क्लासिफिकेशन कहेंगे। लेकिन अगर मैं फर्दर डिवाइड कर दूं कि वर्कर्स काम कर रहे हैं जो फैक्ट्री में, उनमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, उनमें से ग्रामीण कितने हैं और शहरी कितने हैं, उनमें से मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को, जिसमें आगे कई फोल्ड्स आ जाते हैं, जिसमें आगे कई तरह की डिविजन्स आ जाती हैं, उस तरह की डिविजन्स को हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहेंगे। एक बार छोटी सी इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या है। अब जैसे देखिए ये आपको मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया गया है। देखो वर्कर्स जो हैं मिल के, वो स्किल्ड और अनस्किल्ड इस तरह से, मतलब एक आईक्यू लेवल जो है वो चेक हो रहा है वर्कर्स का, वो स्किल्ड और अनस्किल्ड की कैटेगरीज में हमने बांट दिया। आगे फिर से पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं उस बेसिस पर डिवीजन हो गया। फिर आगे फर्दर ग्रामीण इलाके के यानी कि रूरल एरिया को बिलोंग कर रहे हैं या अर्बन एरिया को बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आगे फर्दर सभी की क्लासिफिकेशंस की गई हैं। तो इस तरह देखो आगे कितने सब पार्ट्स बन रहे हैं ना डिवीजन के, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। देखो मैंने अभी आपको क्या कहा था कि कुछ इस तरह के गुण होते हैं जिन्हें हम 1 2 3 4 कर नंबरिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ नोट में भी ऐसा ही कुछ लिखा गया है कि गुणात्मक वर्गीकरण में, मतलब जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, इसमें आंकड़ों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो है वो एक प्रोसेस के आधार पर किया जाता है जो कि मापने योग्य नहीं है,
जिन्हें हम माप नहीं सकते। जैसे यहाँ एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको क्या लिखा गया है, ईमानदारी या सुंदरता, ऑनेस्टी या ब्यूटी को हम 2, 3, 4 इस तरह से इकाइयों में, मतलब इस तरह के न्यूमेरिकल फैक्ट्स में, फिगर्स में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस तरह के डेटाज के लिए हम लोग ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया। आगे फर्दर हमारे पास जो एक और क्लासिफिकेशन बचता है, देखते हैं उसमें क्या है। देखिए, एक लास्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी कि मात्रात्मक क्लासिफिकेशन या संख्यात्मक क्लासिफिकेशन। देखो, इसमें थर्ड वाले में हम गुणों के आधार पर डिवीजन कर रहे थे। इसमें है कि जब हमारी डिवीजन का आधार, हमारी क्लासिफिकेशन का आधार क्वांटिटेटिव डेटा ही हो, मतलब हम न्यूमेरिकल फिगर्स के बेसिस पर ही डिवीजन कर रहे हों। जैसे अगर मैं कहूं 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल फिगर्स है ना, ये मात्रात्मक है ना, क्वांटिटेटिव है ना। तो इसलिए इस तरह से जब डिवीजन होगा और आगे फर्दर लिख दिया जाए कि नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके आगे हमें फ्रीक्वेंसीज बता दी जाएं, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम क्वांटिटी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे वर्कर्स की सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, प्रॉफिट्स हो गए, इस तरह के कंसेप्ट्स को हम न्यूमेरिकल फॉर्म्स में मेजर कर सकते हैं ना। तो हम इस तरह के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। जैसे देखिए, इस टेबल में आपको एनुअल प्रॉफिट ऑफ स्मॉल स्केल फर्म्स इन द स्टेट ऑफ यूपी रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखो, ये आधार है, ये बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जिसके आधार पर हम नंबर ऑफ फर्म्स को, फर्मों की संख्या को डिवाइड कर रहे हैं कि 5 फर्म्स तो ऐसी हैं जिनका एनुअल प्रॉफिट जो है वो 0 से लेकर 1 लाख तक का है, 150 ऐसी हैं जिनका एनुअल प्रॉफिट 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का है। तो इस तरह से आपको ये क्लासिफिकेशन दी हुई है। ठीक है, अब देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स में है ना, न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में है ना। तो जब इस तरह से क्वांटिटेटिव फॉर्म में डिवीजन की गई हो तो हम उसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना भी आपको आज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में बताया, ये सब पॉइंट्स, ये सब कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे इसी पर्टिकुलर चैप्टर को आगे फॉरवर्ड मूव ऑन करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।